आप सभी के प्यार और सपोर्ट से लेकर आ गई हूँ मैं इसका पार्ट 2। अगर आप में से कुछ लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे प्रिंसिपल की मदद से नेशन अपने पूरे जंगल को बचा लेता है उस जहरीली गैस से, और वहाँ उन सारे जंगल के लोगों को ये बात बता देता है कि नेशन जो भी कर रहा था उनकी भलाई के लिए था। तभी उसी वक्त ऊपर जो गुफा थी उसके अंदर से ऑडो नाम का क्रिएचर बाहर आने लगता है। नेशन उसे पहचान लेता है कि वो और कोई नहीं बल्कि उसका फादर है। वो अपने फादर की तरफ भागने लगता है ये पूछने के लिए कि आप इतने दिनों से कहाँ थे और आपकी इस हालत का जिम्मेदार कौन है। उसी वक्त उस जगह में वो नन उसे रोक देती है और कहती है कि ये तुम्हारे फादर नहीं है। इस वक्त यहाँ वो ऑडो एक मॉन्स्टर बन चुका था और वो इस जगह में इस जंगल की बर्बादी चाहता था और यही वो उस जगह में कह रहा होता है। इसके बाद वो अपना बदबूदार सा मुंह खोलकर जहरीली गैस को बाहर निकालने लगता है और उसकी बदबू तो मेरे दोस्त के मुंह से भी ज्यादा गंदी थी, जिस वजह से जंगल में जितनी भी लाइफ होती है वो खत्म होने लगती है। नेशन उस जगह में ऑर्डर से कहता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। उसी वक्त वो मॉन्स्टर उस जगह में नेशन को अपने हाथों से पकड़कर मसलने लगता है और इससे पहले कि नेशन हमेशा हमेशा के लिए इस नेशन को छोड़कर चले जाता, उससे पहले वो नन आकर ऑर्डर का हाथ पकड़ लेती है और नेशन को बचा लेती है। बट अफसोस खुद उस ऑर्डर के पॉइजन की वजह से उसकी तंदूरी बन जाती है, यानी कि उसके अपर बॉडी का पूरी की पूरी स्किन जल चुकी थी। ये सब कुछ देखकर नेशन को उस जगह में बहुत ज्यादा रोना आने लगता है कि आखिर उसके फादर को ऐसा हुआ क्या है। वो फेरी उस जगह में उससे कहते हैं कि तुम लोगों की सबसे बड़ी बेवकूफी यही थी, मुझे छोड़ देना। ऑडो की इस हालत का जिम्मेदार मैं ही हूँ, मैंने ही उसे एक तरह का इंजेक्शन दे दिया है जिस वजह से अब वो मॉन्स्टर में बदल चुका है। वो उस जगह में हंसने लगता है। उसी वक्त वो डोरेमोन वाला क्रिएचर आगे आकर वो नेशन से कहता है कि मुझे लगता है हमें पहले इस फेरी का टिकट काट लेना चाहिए। उसने बस इतना कहा ही था कि तभी दूर से उड़ता हुआ एक एरो आकर उस फेरी को लग जाता है और वो उसी जगह में ढेर हो जाता है। वो लोग उस जगह में बहुत ज्यादा हैरान होने लगते हैं कि आखिर ये एरो आया कहाँ से। तभी उसी वक्त ऑडो वाला मॉन्स्टर जमीन में गिर जाता है उस फेरी की डेथ के बाद। उसी वक्त उस जगह में एक नाइट आ जाता है और उसी ने उस फेरी को मारा था। उस बंदे का नाम टेलेस्कर है और वो एक हॉली नाइट है। इस बात को सुनकर प्रिंसिपल को लगता है कि ये जरूर आयरन नाइट को तो जानता ही होगा। यहाँ नेशन उससे कहता है कि तुमने मेरे फादर के साथ क्या करा। टेलेस्कर उससे कहता है कि मैं फ्री में क्यों बताऊँ कुछ भी, अगर तुम में से किसी ने भी मेरे ऊपर एक भी अटैक कर दिया तो मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। वो डोरेमोन वाला क्रिएचर नेशन से कहता है कि इसकी बकवास में मत पड़ो, बट अब काफी ज्यादा देरी हो चुकी थी क्योंकि नेशन उस जगह में उससे लड़ने के लिए तैयार था। वो हॉली नाइट नेशन की पावर्स को देखता है और बताता है कि ये मैजिक काफी ज्यादा रेयर है, इस बंदे के पास 2 तरह का मैजिक है बट ये मेरी पावर्स के सामने 1% भी नहीं होगा। तो उसी तो प्रिंसिपल जो कि नेशन से कहता है कि क्या मैं भी कुछ मदद करूँ। नेशन उससे कहता है कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि तो बड़ों की फाइट के बीच में कोई बच्चा आए और वैसे भी तुम्हारे पास कोई भी मैजिक नहीं है। यहाँ वो भागते हुए उस नाइट के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। वो क्रिएचर उस जगह में उसे अलर्ट कराता है क्योंकि उसके ऊपर बहुत ही बड़ा वाला अटैक होने वाला था। इससे पहले कि नेशन उस जगह में समझ पाता, हम देखते हैं कि वो हॉली नाइट अपने हिल स्टोन्स वाली पावर से उसके ऊपर पत्थरों की बारिश कर देता है। बट सही बात तो ये थी कि प्रिंसिपल बीच में आकर उसे बचा लेता है। नेशन उससे कहता है कि तुम बीच में क्यों आए, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। उसी वक्त पीछे से ऑडो खड़ा होकर नेशन को थप्पड़ मारकर सुला देता है और इसके बाद जैसे ही उसे मुक्का मार के खत्म करने वाला ही था, हमारा हीरो एक बार फिर से नेशन को बचाने के लिए बीच में आ जाता है और उसके पंच को अपने सर से ही रोक लेता है। वो उस जगह में जल्द से जल्द नेशन को भागने के लिए कहता है। ऑडो अपने बेटे का नाम बार बार सुनकर उसके दिमाग में मेमोरीज चलने लगती है जिसकी वजह से वो उस जगह में रोने लगता है। इन लोगों का ऐसा ड्रामा देखकर वो हॉली नाइट उस जगह में बोर हो चुका था। वो कहता है कि क्या बकवास मॉन्स्टर है, अगर ये मेरी बात नहीं सुनने वाला तो मैं ही इन सबको खत्म कर देता हूँ। क्यों ना शुरुआत इनके बाप से ही हुई। इसके बाद वो ऑडो के ऊपर पत्थरों की बारिश कर देता है, लेकिन प्रिंसिपल ऑडो के सर के ऊपर चढ़कर उन सारे स्टोन्स के साथ बॉक्सिंग करके उन्हें साइड कर देता है और खुद जमीन में गिर जाता है, लेकिन डोमिनियन आकर उसे कैच कर लेता है। वो लोग देखते हैं कि प्रिंसिपल की हालत काफी ज्यादा खराब है। उसी वक्त नेशन उस जगह में लचकते लचकते प्रिंसिपल के पास आता और कहता है कि तुम्हें अपनी जान को खतरे में डालने की क्या जरूरत थी मेरे फादर को बचाने की, अब वैसे भी वो एक मॉन्स्टर बन चुका है। प्रिंसिपल कहता है कि नहीं, हमारे पास एक और रास्ता बचा है, इसलिए मैंने ऑडो को बचाया। क्या पता ये नाइट इसके पास कोई तरीका हो ऑडो को वापस से ठीक करने का। तो उसी तब वो नाइट उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल काफी तेजी से ग्लो होने लगता है और उसकी बॉडी से काफी ज्यादा ऑरा बाहर आने लगता है, यानी कि मैजिक। उसके मैजिक को देखकर वो नाइट काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि आज से पहले उसने ये वाला मैजिक कभी देखा ही नहीं। और साथ ही साथ नेशन भी, उसे लगा था कि शायद वो एक बच्चा है। प्रिंसिपल अपनी मैजिक से थोड़ी देर में अपने आप को पूरा हील कर लेता है। उसके ऐसे हीलिंग स्किल्स को देखकर उस नाइट को काफी
काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वो कहता है कि मैं इस बच्चे के इतने टुकड़े करूंगा कि अपने आप को कभी जोड़ ही नहीं पाएगा। वो प्रिंसिपल के ऊपर अपनी वही पुरानी चाल चलता है, लेकिन इस बार प्रिंसिपल का जो मैजिक होता है वो उसके सारे स्टोन्स को अपने अंदर एब्सॉर्ब करके उल्टा उसी के ऊपर शूट करने लगता है, जिस वजह से वो नाइट अपने आप को बचाने लगता है, लेकिन वो जमीन में गिर जाता है। ये सब कुछ देखकर प्रिंसिपल उसके पास आता, उससे कहता है कि तुमने ही कहा था कि अगर मैंने तुम्हारे ऊपर एक भी अटैक कर दिया तो तुम हम लोगों को सब कुछ बताओगे कि ऑर्डो के साथ क्या हुआ था और इसे कैसे वापस से ठीक किया जाएगा। वो नाइट अपने आप को इस बच्चे से हारता हुआ देखने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो प्रिंसिपल के ऊपर अपने वेपन से लगातार वार करने लगता है, लेकिन प्रिंसिपल को खरोच तक नहीं आती, जिस पर उस नाइट को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और अब वो थक भी चुका था, लेकिन उसे अब भी यकीन था कि ये बच्चा मुझे कभी नहीं हरा पाएगा। उसी वक्त प्रिंसिपल उस जगह में उसके ऊपर एक चांटा मारकर उसके ऐसे घमंड को तोड़ देता है और उस जगह में उससे सवाल करने लगता ऑर्डो के साथ क्या हुआ है और उसे वापस से ठीक कैसे किया जाएगा। प्रिंसिपल की पावर का प्रेशर वाकई में काफी ज्यादा था और वो नाइट अपने आप को बचाने के लिए उस जगह में सब कुछ कहने लगता है कि जो ऑर्डो था उसे पहले ही राजा के उससे ऑर्डर मिल चुका था कि वो इस जंगल के किसी भी लोगों की मदद ना करे। वो यहाँ आ तो रहा है अपने काम के लिए, लेकिन वो राजा के बनाए हुए रूल्स को नहीं तोड़ सकता और न ही यहाँ के क्रिएचर्स के साथ मिल सकता है। उसने यहाँ के क्रिएचर की मदद ही नहीं करी बल्कि उनके साथ शादी करके एक बच्चे को भी पैदा किया और इसी वजह से मैंने ऑर्डर को मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर दिया। प्रिंसिपल कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा डम रीजन था, बट उसी वक्त टेलस्कर अपने आप को प्रिंसिपल की हत्या से छुड़ा लेता है और अब वो प्रिंसिपल का हमेशा हमेशा के लिए गेम खत्म करने वाला था। वो अपनी लाइटनिंग के अटैक को बनाकर प्रिंसिपल के ऊपर कर देता है और वो अटैक वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल था, लेकिन वो देखता है कि प्रिंसिपल उस अटैक से बच गया उसकी मैजिक की वजह से। इतना ही नहीं, उसकी मैजिक ने अपने अंदर उस नाइट के लाइटनिंग पावर को भी एब्सॉर्ब कर चुका था और यहाँ प्रिंसिपल उस लाइटनिंग अटैक के साथ यहाँ उस नाइट की तरफ बढ़ने लगता है, उसी के ऊपर उसी का अटैक करने के लिए, जिसे देखकर वो नाइट समझ जाता है कि ये बंदा कोई नॉर्मल बंदा नहीं है बल्कि ये उन्हीं चारों नाइट्स में से एक है जिसकी भविष्यवाणी करी गई थी कि वो राजा को मारने वाला है, यानी कि अपोकलिप्स नाइट। वो इस जगह में प्रिंसिपल के अटैक को डॉज कर लेता है और सोचता है कि अगर मैंने इस बंदे को मार दिया तो राजा मुझे एक काफी बड़ा गिफ्ट देगा। यहाँ डोमिनियन प्रिंसिपल से कहता है कि अपनी मैजिक से तुम जिस भी चीज को सोचोगे तुम्हारा वेपन वही बन जाएगा, इसलिए जल्द से जल्द कुछ करो। दूसरी तरफ हम उस नाइट को देखते हैं जो कि उस जगह में एक बर्ड को समन करता है प्रिंसिपल के ऊपर अटैक के लिए और प्रिंसिपल दूसरी तरफ उस बर्ड को देखकर उसे याद आता है कि कैसे उसने चिकन बनाते वक्त इस नाइफ का यूज करा था और वो वाकई में उसी नाइफ को उस जगह में बना लेता है। यहाँ वो उस चिड़िया के उतने ही टुकड़े कर देता है जितने की उसने उस दिन करे थे और उस नाइट को हरा देता है उसके ऊपर एक पावरफुल वाला अटैक करके, जिस पे कि वो नाइट दूर जाकर गिरता है। वहाँ पर सब कुछ सही हो जाता है, मौसम भी साफ हो चुका था क्योंकि तलस्कर हार चुका था। वो क्रिएचर उस जगह में प्रिंसिपल से कहता है कि वाकई में तुम्हारी मैजिक अमेजिंग था, इसे तुम अपना मैजिक एक्टिवेट करना तो सीख ही चुके होंगे अब, है ना। प्रिंसिपल उस जगह में कोशिश करता है लेकिन वो पहले जितना मैजिक नहीं बना पा रहा था। तभी उसी वक्त डोमिनियन की नजर उस नन के ऊपर जाती है जो कि अब खड़ी हो चुकी थी, यानी कि वो बिल्कुल ठीक थी, बस वो एक निक्का में कन्वर्ट हो चुकी थी। नेशन काफी ज्यादा खुश होता है उसे ठीक हालत में देखकर, लेकिन वो दूसरी तरफ ऑर्डो को देखता है जो कि अभी भी मॉन्स्टर की हालत में ही था, जिसे देखकर उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो इमोशनल हो जाता है उस जगह में। उसके फादर हमेशा से चाहते थे कि वो इस वैली की प्रोटेक्शन करे, लेकिन हम अपने फादर की प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहे, उन्हें वापस से पहला जैसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं उनका जैसा जरूर बनूंगा। यहाँ पर प्रिंसिपल को भी बुरा लगता है नेशन के लिए। प्रिंसिपल ने वादा करा था नेशन से कि वो उसके फादर को ठीक कर देंगे, लेकिन अब वो नाइट उस जगह से जा चुका है, इसलिए उन लोगों के पास कोई भी रास्ता नहीं है। तभी उसी वक्त उस जगह में वो क्रिएचर एक स्टिक के ऊपर पॉइंट आउट करके सबको बुलाता है। इसके बाद वो स्टिक को तोड़ देता है क्योंकि ये स्टिक तलस्कर जाने से पहले यहाँ पर भूल गया था। जैसे ही वो स्टिक उस जगह में टूटी है, ऑर्डो वापस से नॉर्मल हो जाता है, इवन कि उसने अपने क्लोथ्स भी रिजेनरेट कर चुके थे। इसे देखकर वो सबके सब उस जगह में काफी ज्यादा हैरान होते हैं और निशन तो बहुत ज्यादा खुश भी। वो भागते हुए रोते हुए अपने फादर के गले जाकर लग जाता है। डोमिनियन उस जगह में उस क्रिएचर से कहता है कि तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि स्टिक को तोड़कर ऑर्डो ठीक हो जाएगा। वो क्रिएचर कहता है कि मेरी बात ही अलग है, बट अगर सच बताऊं तो मुझे भी नहीं मालूम था कि ऑर्डो इतनी आसानी से ठीक हो जाएगा। मुझे बस इतना मालूम था कि ये चीज हॉली नाइट इस्तेमाल करता है इविल पावर को स्टोर करने के लिए, और ये चीज हर हॉली नाइट के पास होती है जो कि उस किंग ऑर्थर के अंदर काम करता है। यहाँ पर प्रिंसिपल उन सबसे कहता है कि बस मैंने डिसाइड कर चुका है कि अब मुझे क्या करना है। मुझे इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी अपने फादर को ढूंढना नहीं है, बल्कि उस बंदे को पकड़कर पीटना है और खत्म करना है जो कि ये सब कुछ काम करा रहा है। डोमिनियन उससे कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है,
तुम उस किंग को हराने जा रहे हो। बट उसी वक्त वो क्रिएचर भी प्रिंसिपल का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। तभी कन्वर्सेशन के बीच में प्रिंसिपल के पेट से आवाजें आने लगती है, जिसे सुनकर प्रिंसिपल को याद आता है कि वो लोग कुछ गेम खेल रहे थे हंटिंग वाला। डोमिनियन बताता है कि मैं एक भी नहीं पकड़ पाया था। प्रिंसिपल कहता है कि सच में तुम एक भी मॉन्स्टर को नहीं मार पाए। डोमिनियन उससे कहता है कि तुमने क्या उखाड़ लिया। तो प्रिंसिपल कहता है कि उसने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारा था, बट वो उसे अपने साथ नहीं लेकर आया। उसी वक्त वो क्रिएचर अपने पास से एक रैबिट को निकालता है और शर्त के अकॉर्डिंग वो क्रिएचर इस गेम को जीत चुका था। उसका नाम सिन होता है, इसलिए अब रूल के अकॉर्डिंग वो उनके ग्रुप का लीडर बन चुका था। वो लोग उस जगह से जाने लगते हैं अपनी जर्नी के लिए। उसी वक्त रास्ते में नेशन आकर उन्हें रोक देता है और खुद भी उनके साथ चलने के लिए कहता है। वो लोग उससे कहते हैं कि फिर तुम्हारी वैली का क्या होगा। तो नेशन बताता है कि मेरे फादर ने कहा है कि वो वैली के प्रोटेक्शन करेंगे और वो चाहते हैं कि मैं बाहर की दुनिया जाकर देख कर आऊँ। इस बात पर प्रिंसिपल काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन डोमिनियन उस जगह में बिल्कुल भी एग्री नहीं था और वो कहता है कि वो किसी बच्चों के ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना चाहता। लेकिन सिन उस जगह में नेशन को भी अपने ग्रुप में रखने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसके पास भी मैजिक है और उसका मैजिक काफी ज्यादा रेयर है, जो कि शायद सफर के दौरान किसी इंजरीज में काम आ सके। और जैसा कि वो ग्रुप का लीडर था, तो उसकी बात डोमिनियन को भी माननी पड़ती है। यहाँ कास्टल की तरफ हम आयरन नाइट को देखते हैं, जिससे कि एक बंदा मिलने के लिए आता है। आयरन नाइट उससे कहता है कि रिसर्च कैसे चल रही है। वो बंदा बताता है कि हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं उस फ्रेगमेंट को ढूंढने की। यहाँ पर किस फ्रेगमेंट की बात हो रही है वो हमें आगे चलकर मालूम पड़ेगा। बात बात के पेज पर आयरन नाइट उस जगह में उस बंदे के बगल में खड़ी लड़की के बारे में उससे पूछता है, ये कहते हुए कि ये तुम्हारी बेटी है। वैसे इसकी उम्र क्या है? जब मैं इससे लास्ट टाइम मिला था ये शायद काफी छोटी थी। मुझे लगता है कि शायद से अब ये 16 साल की हो गई होगी। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारी बेटी को अपनी बहू बना सकता हूँ? वाकई में लड़की काफी ज्यादा सुंदर है मेरे नालायक बेटे के लिए। तो वो लड़की उस जगह में काफी ज्यादा हैरान होती है। दूसरी तरफ वो बंदा अपनी बेटी का हाथ देने के लिए तैयार था, बिना जाने कि आयरन नाइट का बेटा कैसा है। लेकिन उसी वक्त आयरन नाइट कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, असल में मैं अपनी बेटे को ढूंढ रहा हूँ कब से, जिसे कि मैं अब खत्म करना चाहता हूँ। अगर तुम में से किसी को भी उसके बारे में मालूम पड़े तो मुझे जरूर बताना। तो उसी तरफ हम प्रिंसिपल और उसके पूरे ग्रुप को देखते हैं, जहाँ पे कि डोमिनियन अपनी टेलीपैथी से फिश को पकड़कर उन सबको दिखाता है और दूसरी तरफ प्रिंसिपल जो कि जमीन में लेटा होता है, वो उस जगह में अपनी मिनीज को ऑर्डर दे रहा होता है काम करने के लिए। लेकिन वो सबके सब उस जगह में अपनी मनमानी कर रहे थे। प्रिंसिपल इसके बारे में सिन से पूछता है तो सिन उसे बताता है कि कोई भी मैजिक अपने मास्टर की पर्सनालिटी से ही वर्क करता है, इसलिए ये भी तुम्हारे जितने आलसी है। यहाँ हम नेशन को देखते हैं जो कि प्रिंसिपल के मिनीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। यहाँ पर बात करते करते डोमिनियन प्रिंसिपल से कहता है कि लास्ट टाइम तुमने कोई नाइफ यूज करा था, है ना? प्रिंसिपल उस जगह में अपने उस नाइफ को बाहर निकाल देता है और वो अपने इस नाइफ के साइज को बढ़ा भी कर सकता था, जिसे देखकर वो सबके सब काफी ज्यादा हैरान होता है। प्रिंसिपल उसे बताता है कि ऐसा ही नाइफ मेरे दादाजी यूज किया करते थे अपने घर में। तो वो लोग शॉक्ड होते हैं और कहते हैं कि आखिर कोई इतना बड़ा नाइफ अपने घर में कैसे यूज कर सकता है। प्रिंसिपल बताता है कि इतना ही नहीं, वो नाइफ मेरे ग्रैंडफादर ने खुद से बनाया था, इवन की हेलमेट भी और मेरे कपड़े भी। वो लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और सोचने लगते हैं कि हम भी जानना चाहते हैं तुम्हारे ग्रैंडफादर थे कैसे। अगले सीन में हम सबको देखते हैं जिन्होंने की डोमिनियन की पकड़ी हुई फिश को खाकर जमीन में लेटे हुए थे, क्योंकि इतना खाने के बाद उनमें से कोई भी नहीं हिल पा रहा था। वो लोग उस जगह में इमेजिन करने लगते हैं कि काश वो उड़ पाते तो वो जल्दी से लाइनस किंगडम में पहुंच जाते हैं। उसी वक्त डोमिनियन सिन से कहता है कि लास्ट टाइम तुमने हमें उस नाइट से बचाने के लिए एक तरह की बॉल का यूज करा था, है ना, जिससे हम टेलीपोर्ट हो गए थे। तो क्या तुम वापस से हमें टेलीपोर्ट करके लाइनस ऑफ किंगडम में नहीं ले जा सकते? सिन कहता है कि बिल्कुल नहीं, वो लास्ट बॉल थी, यानी कि अब उन सबको पैदल ही चलना होगा। काफी देर तक चलने के बाद फाइनली वो किंगडम ऑफ लाइनस में पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुंचते ही उस जगह में प्रिंसिपल के मिनीज एक जगह में इशारा करने लगता है, जिसे देखकर प्रिंसिपल को लगता है कि यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ तो होगा, इसलिए वो उस जगह में गड्ढा खोदने लगता है। डोमिनियन कहता है कि उम्मीद है कि इन्होंने कुछ सही चीजें दिखाई होगी, पता चले हम लोग यहाँ पर बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उसी वक्त प्रिंसिपल के हाथ में एक तरह का फ्रेगमेंट लगता है और असल में ये कफन फ्रेगमेंट था। ये वही फ्रेगमेंट है जिसके बारे में वो बंदा आयरन नाइट से बात कर रहा था, लेकिन ये उस फ्रेगमेंट का सिर्फ आधा टुकड़ा था। वो लोग जब इसके बारे में
बातें कर रहे होते हैं वहाँ पर वो लड़की आ जाती है। उस लड़की का नाम आना होता है। वो उन लोगों से कहती है कि उस फ्रैगमेंट को मेरे हवाले कर दो। डोमिनियन सामने आता है और कहता है कि तुम होती कौन हो? हाँ, इस चीज को हमने ढूंढा है और तुम कैसे कह सकते हो ये हम तुम्हें दे दें? वो लड़की उस जगह में उसके साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाती है, जिस पर कि डोमिनियन भी तैयार हो जाता है। उन दोनों के बीच में मुकाबला होता है, लेकिन वो लड़की बड़ी आसानी से डोमिनियन को अपने रास्ते से साइड कर देती है। अब जिस पर कि नेशन भी बीच में आ जाता है उस लड़की को रोकने के लिए, लेकिन वो लड़की उस जगह में उसे भी हरा देती है। इससे पहले कि वो प्रिंसिपल के साथ फाइट करती, प्रिंसिपल चुपचाप खुद ही से उस फ्रैगमेंट को आना को दे देता है, ये कहते हुए कि हमें नहीं मालूम ये चीज क्या है, हम तो पहले बार इस किंगडम में आए हैं, प्लीज मेरे दोस्तों को छोड़ दो। वो लड़की उस जगह में पहले तो बिलीव करने के लिए तैयार नहीं थी कि इन लोगों को वाकई में इस फ्रैगमेंट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। वो डोमिनियन की तरफ देखती है जिससे कि ऑरा बाहर आ रहा था, दूसरी तरफ नेशन से भी, लेकिन जब वो प्रिंसिपल की तरफ देखती है तो वो बिल्कुल उसे नॉर्मल लगता है, तो वो उसकी बातों पर यकीन कर लेती है कि वो लोग इनोसेंट है। इसके बाद वो उस जगह में प्रिंसिपल से कहती है कि ये फ्रैगमेंट मेरा है और मैंने इस जगह में छुपाया था, इसलिए तुम इस जगह से जा सकते हो। जब वो लोग उस जगह में बात कर ही रहे होते हैं, उसी वक्त आना की मेट भी उस जगह में आ जाती है, जिसे देखकर आना उस जगह में उस फ्रैगमेंट को प्रिंसिपल के कपड़ों के अंदर छुपा देती है और उससे कहती है कि कुछ भी हो जाए इस फ्रैगमेंट के बारे में किसी और को मालूम मत पड़ने देना, खास करके तो एरोनाइट को, इवन की बाहर का कोई भी बंदा, क्योंकि सबके सब इस फ्रैगमेंट को ढूंढ रहे हैं। एरोनाइट का नाम सुनकर प्रिंसिपल उस जगह में उससे कुछ पूछने वाला ही था, इससे पहले वो लड़की उसका मुंह बंद करा देती है। अगले सीन में हम उन सबको कमरे के अंदर देखते हैं, जहाँ पर कि वो यही सोच रहे होते हैं कि आखिर ये फ्रैगमेंट है क्या। सीन उस जगह में बताता है कि मुझे वैसे ज्यादा कुछ तो मालूम नहीं है, पर लेकिन मुझे इतना पता है कि ये किसी तरीके का फ्रैगमेंट है, शायद किसी कफिन का फ्रैगमेंट। इसे एक तरह के बंदे ने बनाया था और इसके अंदर बहुत ज्यादा मैजिक है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर आयरन इसे क्यों ढूंढ रहा है। उसी वक्त नेशन प्रिंसिपल से कहता है कि तुम चुप क्यों, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? तो प्रिंसिपल कहता है कि हाँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर वाकई में आयरन यहाँ पर मौजूद है तो मुझे ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए अपने बदले का। उस वक्त सिन आकर उसे बीच में रोक देता है, कहता है कि देखो जल्दीबाजी में बेवकूफी मत करो, यहाँ पर तुम आयरनॉइड से नहीं लड़ सकते हो क्योंकि इसकी पावर्स के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। दूसरी चीज ये कि ये सिटी बहुत बड़ी है, यहाँ करोड़ों लोग रहते हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे और तुम्हारे फादर की लड़ाई की वजह से सिटी में सारे लोग मारे जाए। इसलिए सबसे बड़ी और जरूरी काम इस जगह में सोचने वाला ये है कि आखिर आयरनॉइड इस कफिन फ्रैगमेंट को क्यों ढूंढ रहा है, आखिर वो करना क्या चाहता है और हमें कुछ भी करके उसे रोकना होगा। वो लोग उस चीज पे तैयार हो जाते हैं। तो उसी तरफ हम आना को देखते हैं जो कि अपने फादर के सामने होते हैं। उसकी फादर उससे कहता है कि ऐसी कोई भी बेवकूफी मत करना जिसकी वजह से आयरनॉइड हमारे या फिर तुम्हारे खिलाफ हो जाए। तो लड़की उससे कहती है कि फादर आप तो जानते हो ना कि वो बंदा कितना ज्यादा बुरा है, मुझे मालूम है कि वो जरूर कुछ ना कुछ बुरा करना चाहता है जिससे कि सिटी के सारे लोगों की जान के ऊपर खतरा है। तो आखिर इतना सब कुछ जानने की बावजूद भी हम लोग उसे रोक क्यों नहीं रहे। मैं उस आयरनॉइड को हराना चाहती हूँ और एक दिन खुद भी हॉली नाइट बनूंगी सारे लोगों की प्रोटेक्शन के लिए। उसके फादर उस जगह में उस थप्पड़ मारकर उसका सपना तोड़ देते हैं और उससे कहते हैं कि आयरनॉइड तुमसे और मुझसे लाख गुना पावरफुल है, हम उसके सामने कुछ भी नहीं है, इसलिए अपने दिमाग से एक ख्याल मिटा दो। उसी वक्त कमरे में मेट भी आ जाती है और वो उस लड़की के फादर से कहती है कि समय हो चुका है। इसके बाद उसके फादर उस जगह से चले जाते हैं। अगले सीन में हम उसके फादर को देखते हैं जो कि काफी सारे लोगों के साथ उस जगह में आयरनॉइड के साथ खड़ा था। दूसरी तरफ दूर से ये सब कुछ प्रिंसिपल और उसके साथ ही भी देख रहे थे। वो लोग उस जगह में आयरनॉइड के हाथ में एक तरह का बक्सा देखते हैं, उसी के अंदर वो पूरा फ्रेगमेंट पड़ा हुआ था, सिर्फ उसका एक टुकड़ा गायब था जो कि असल में इस वक्त प्रिंसिपल के पास है। प्रिंसिपल कहता है कि मैं सोच रहा हूँ अगर वो टुकड़ा इनके हाथों लग गया तो क्या होगा। सिन बताता है कि शायद से ये किसी तरीके का डिमोनिक स्टोन है और यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं वो सबके सब सेक्रीफाइस के लिए खड़े हैं। एक बार अगर आयरनॉइड ने इस फ्रेगमेंट को पूरा जोड़ दिया तो उसके पास काफी सारी डिमोनिक पावर्स आ जाएगी। जिसकी बातों को सुनकर प्रिंसिपल उस जगह में उससे कहता है कि फिर तो हमें जल्दी से जल्दी कुछ करना चाहिए उन लोगों को बचाने के लिए। सिन उससे कहता है कि नहीं, वो इतनी जल्दी सेक्रीफाइस नहीं देगा क्योंकि अभी तक उसे आखिरी फ्रेगमेंट नहीं मिला है और अगर तुम वहाँ पर गए तो आयरनॉइड तुम्हें पहचान लेगा। इतना ही नहीं, वो तुम्हारे पास से वो फ्रेगमेंट भी छीन लेगा। प्रिंसिपल कहता है कि ये सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम बस उस फ्रेगमेंट का ख्याल रखना। यहाँ हम आना को देखते हैं जो कि आयरनॉइड के सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे इन काले मंसूबों को कभी पूरा नहीं होने दूंगी। तुम क्या सोचते हो तुम दुनिया वालों को पागल बना सकते हो? मुझे तुम्हारे सारे चालों के बारे में मालूम है। आयरनॉइड उससे कहता है कि अच्छा तुम्हें भी मालूम पड़ चुका है और वो उस जगह में उसे मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उसी तरफ तभी अचानक से प्रिंसिपल उस जगह में आयरनॉइड को डिस्ट्रैक्ट करते हुए आना को उस जगह से बचा लेता है, जिसे देख कर आयरनॉइड उस जगह में उनके ऊपर अटैक करने की
कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इस वजह से उसका अटैक मिस हो जाता है। यहाँ प्रिंसिपल और उसके दोस्त सबके सब साथ में मिलकर उस जगह से भागने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त उनके सामने एक मेड आकर उनका रास्ता रोक देती है और उसके हाथ में वही फ्रेगमेंट का टुकड़ा था जो कि शायद सिन के पास भी था, लेकिन अब नहीं है। वो लोग उस मेड को रोकते उससे पहले ही वो मेड उस जगह से भागकर आयरन नाइट को वो फ्रेगमेंट का टुकड़ा दे देती है। आना का फादर उस जगह में आयरन नाइट से रुकने के लिए कहता है, लेकिन आयरन नाइट उसे धक्के मारकर दूर कर देता है। अब काफी ज्यादा देरी हो चुकी थी, उसने उस फ्रेगमेंट को जोड़ चुका था। तो उसी तरफ सिन उस जगह में उनसे कहता है कि अभी भी हम लोगों के पास आखिरी मौका बचा है, अगर हम आयरन नाइट को वो रिचुअल पूरा करने से रोक दे तो वो पावर्स उसके हाथों कभी नहीं लग पाएगी। तुम सबके सब सिटी के बीच में जाओ और सारे लोगों की जान बचाओ, मैं आयरन नाइट को किसी न किसी तरीके से रोक दूंगा। वो प्रिंसिपल से ये भी कहता है कि तुम इस वक्त अपने फादर से फाइट नहीं कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर दिमाग की जरूरत है। आना को इस जगह में कोई ना कोई गड़बड़ लग रही होती है क्योंकि वो उसके पास एक तरह की मैजिक एबिलिटी थी जिससे कि वो किसी भी बंदे का झूठ या सच पकड़ सकती थी। उसे इस जगह में महसूस हो रहा होता है कि सिन किसी न किसी तरीके का झूठ बोल रहा है, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी था गाँव वाले लोगों की जान बचाना, इसलिए वो उस जगह से भाग जाते हैं सिटी की तरफ। तो उसी तब आयरन नाइट ने अपने रिचुअल को शुरू कर दिया था जिसके वजह से जमीन के नीचे से काफी ज्यादा ब्लैक लिक्विड आसमान के ऊपर इकट्ठा होने लगता है और एक काफी तेज बारिश होने लगती है। जहाँ जहाँ वो लिक्विड टपक रहा था वो हर चीज मॉन्स्टर्स में बदलने लगती है और अब वो सिटी में मौजूद सारे लोगों को खाने लगता है। आयरन नाइट कहता है कि इस सिटी से कोई भी बच के नहीं जाना चाहिए, आज तक के सब इस जगह में सेक्रीफाइस होने वाले हैं। डोमिनियन उस जगह में कहता है कि वाकई में ये मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा तादाद में है, मुझे नहीं लगता कि इनके साथ फाइट करके उन्हें रोका जा सकता है। तभी उसी वक्त आना कहती है कि मुझे नहीं पता तुम लोग मेरे ऊपर यकीन करोगे या फिर नहीं, लेकिन जो तुम्हारा दोस्त सिन है वो झूठ बोल रहा है, कुछ ना कुछ मुझे उसके ऊपर सच दिखाई दिया है। प्रिंसिपल इस बात पर यकीन करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था क्योंकि आना तो उन्हें कुछ दिनों पहले मिली है, लेकिन सिन के साथ वो कब से है, आखिर वो बंदा झूठ कैसे बोल सकता है। लेकिन तभी भी वो उस जगह में सिन की बात को ना मानकर आयरन नाइट को रोकने के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ रास्ते में आना को उसे अपना फादर भी दिखाई देता है। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि वो सिर्फ बेहोशी के हालत में था। यहाँ आयरन नाइट जो कि रिचुअल को परफॉर्म कर रहा होता है वो बिना पीछे मुड़े ही प्रिंसिपल से कहता है कि मैं कब का समझ चुका था कि तुम इस जगह में मौजूद हो, इतने दिनों बाद अपने बेटे से मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे। वो सबके सब आयरन नाइट के ऊपर अटैक करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ रहे होते हैं, आयरन नाइट अपनी पावर से उन सबको एक जगह में रोक देता है, बट वो प्रिंसिपल को नहीं रोक पाता। प्रिंसिपल अपने हैंड वाले अटैक को आयरन नाइट के ऊपर करता है, लेकिन आयरन नाइट उस अटैक के आर पार हो जाता है, उसे 1% भी डैमेज नहीं होता और वो यहाँ पर प्रिंसिपल से कहता है कि कितनी शर्म की बात है कि तुमने अपने फादर के ऊपर हाथ उठाया। प्रिंसिपल कहता है कि तुम्हें तो मैंने तभी खो दिया था जब तुमने ग्रैंडफादर को मारा था। आना उस जगह में काफी ज्यादा हैरान होती है कि प्रिंसिपल असल में आयरन नाइट का एक बच्चा है। यहाँ आयरन नाइट गुस्से में क्रॉस का साइन बना लेता है, जिसे देख कर प्रिंसिपल उस जगह में सबको अलर्ट रहने के लिए कहता है और अपनी अपनी जगह से हटने के लिए भी। आयरन नाइट के उस अटैक से पूरी की पूरी जमीन 4 हिस्सों में कट जाती है और उस डैमेज को देखकर वो लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। ये वही अटैक था जिससे कि प्रिंसिपल के दादाजी की जान गई थी, इसलिए उसे इसके बारे में मालूम था। इस अटैक को देखकर वो सबके सब उस जगह में घबरा जाते हैं, खास करके तो डोमिनियन उस जगह में कहता है कि हमें इस जगह से भाग जाना चाहिए, हम इस बंदे के सामने एक सेकंड भी नहीं टिक सकते। नेशन उससे कहता है कि आखिर तुम ऐसी बात कर कैसे सकते इतने बुरे टाइमिंग में, अगर हम लोग चले गए तो गाँव वालों का क्या होगा। डोमिनियन कहता है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, कल के मिले हुए लोगों के लिए मैं अपनी जान को कैसे दे सकता हूँ। उसकी बातों पर आना भी एग्री करती है। वो कहते हैं कि जाओ तुम सबके सब इस जगह से भाग जाओ। सही कहा तुमने, कल के मिले हुए लोगों के लिए आखिर तुम क्यों लड़ोगे, ये सिटी मेरी थी, इसलिए मैं इन सबको बचाने के लिए जरूर लड़ूंगी आखिरी दम तक। उसके साथ नेशन भी लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन डोमिनियन उस जगह से भाग जाता है अपनी जान बचाने के लिए। यहाँ प्रिंसिपल जो कि अपने फादर के साथ फाइट कर रहा होता है, लेकिन उसके फादर बिना पीछे मुड़े ही उसके साथ लड़ रहे होता है, लेकिन वो उसकी स्वाट को अपनी स्वाट के एक स्लैश से ही काट देता है। इसके बाद वो प्रिंसिपल का गेम खत्म करने के लिए जैसे उसके ऊपर अटैक करता है, बीच में आना आकर उसके अटैक को रोक लेती है और कहती है कि तुम कितने ज्यादा बदतमीज आदमी हो, तुमसे ज्यादा गिरा हुआ आदमी मैंने कभी नहीं देखा, जिसने खुद अपने फादर को मार दिया और आज वो अपने बेटे को मारने के लिए भी तैयार है। लेकिन मैं इस जगह की होने वाली फ्यूचर नाइट तुम्हें ये काम करने से रोकूंगी। आयरन नाइट को उसकी बातों पर हंसी आ रही होती है, लेकिन वाकई में आना उसके हर टास्क को रोक दे रही थी, जिस वजह से आयरन नाइट उस जगह में उसकी ड्रेस को फाड़ देता है। और वैसे भी थी तो वो एक लड़की ही ना, और एक गर्ल के लिए उसकी इज्जत से बढ़कर क्या हो सकता है। लेकिन आना उस जगह में अपनी ड्रेस को खुद ही निकाल देती है, क्योंकि उसने उस ड्रेस के अंदर भी एक दूसरी
सी ड्रेस पहनी हुई थी। आना उस जगह में प्रिंसिपल से कहते हैं कि तुमने मुझे लास्ट टाइम बचाया था, इसलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आयनाइट उससे कहता है कि ठीक है, मुझे खरोच मार के दिखा दो, तुम लोगों के लिए वही बहुत होगा। उसी वक्त आयनाइट जमीन में गिर जाता है और वो उस रिचुअल को रोक देता है, क्योंकि अब उसकी बॉडी के अंदर किसी तरीके का पॉइजन उसे महसूस हो रहा होता है, जो कि उसकी बॉडी को वीक बना रहा था। असल में ये सब कुछ और किसी ने नहीं बल्कि नेशन ने करा था, जिस चीज को देखकर अब यहाँ आयनाइट कहता है कि इन मच्छरों ने मेरे नाक पे दम करके रखा हुआ है, क्यों न सबसे पहले मैं इन सब का काम तमाम करके बाद में इस रिचुअल के ऊपर ध्यान दूंगा। यहाँ पर आयनाइट अपने स्पार्कल्स को उनके ऊपर छोड़ देता है, लेकिन वो चीज काफी ज्यादा चमक रही थी, वो लोग कुछ भी नहीं समझ पाते। उसी वक्त आना के फादर भागते हुए उन लोगों को अलर्ट कराते, वो अपनी बेटी को बचाने के लिए जा ही रहे थे, पर तब तक देरी हो चुकी थी, क्योंकि वो स्पार्कल्स मिनी क्रॉस में बदलकर उन लोगों के ऊपर लगातार अटैक करने लगता है। दूसरी तरफ हम एक बंदे को देखते हैं जो कि ऊंचाई से पूरी सिटी को देख रहा होता है। यहाँ डोमिनियन जो कि सिटी को छोड़कर भाग रहा था, लेकिन रास्ते में उसे काफी सारे मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं, जिसे देख कर वो काफी ज्यादा डर जाता है और जल्द से जल्द विश करने लगता है कि वो इस सिटी से निकल जाए। लेकिन उसी वक्त उसे एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है, जो कि अपनी मॉम के साथ एक जगह में फंसी हुई थी और उन्हें एक मॉन्स्टर खाने ही वाला था। डोमिनियन इस चीज को देखकर काफी ज्यादा बुरा फील करता है, लेकिन वो उस जगह में कुछ कर भी नहीं सकता था। वो इन गांव वालों को बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था, लेकिन वो उस बच्चे को मरते हुए भी नहीं देख सकता था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे इस जगह में। तो उसी तरफ हम उस जगह में देखते हैं जहाँ पे कि प्रिंसिपल उसके दोस्त थे। वहाँ से जब धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि आना को तो उसके फादर ने बचा लिया था, लेकिन उसके फादर इतने ज्यादा इंजर्ड नहीं थे, क्योंकि प्रिंसिपल के मिनीज उस जगह में उन सबको हील कर रहे थे जिन जिनको चोट लगी थी। वो लोग आयरनाइट की तरफ देखते हैं जिसने के प्रिंसिपल को पकड़ा हुआ था। आयरनाइट कहता है कि ये बच्चा किसी दिन मेरे लिए जरूर सरदर्द बन के रखेगा। प्रिंसिपल अपने फादर से कहता है कि आखिर तुमने ग्रैंडफादर को क्यों मारा? मुझे नहीं लगता ये सब कुछ तुमने सिर्फ उन अपोकलिप्स के 4 नाइट की वजह से करा था। जरूर कुछ जरूरी बात है, तुम्हारे ग्रैंडफादर के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी है। उस बात को सुनकर उसके फादर उससे कहते हैं कि क्या तुम्हारे ग्रैंडफादर ने तुम्हें ये नहीं बताया कि अपने पेरेंट्स से कैसे बात की जाती है, रिस्पेक्ट से? इसके बाद जैसे ही वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, उसी वक्त आना बीच में आ जाती है, लेकिन आयरनाइट उसे चुपचाप उसी की जगह में खड़े होने के लिए कहता है, और अगर उसने ऐसा नहीं करा तो वो उसके बॉडी के इतने टुकड़े करेगा जितना कि उसे गिनती भी नहीं आती होगी। इस बात को सुनकर आना उस जगह में डर जाती है और दूसरी तरफ हम आयरनाइट को देखते हैं जो कि प्रिंसिपल को जमीन में पटक कर उसके हाथ के ऊपर अपनी स्वॉर्ड को घोंप देता है और उस जगह में उसे टॉर्चर करने लगता है, जिसे देखकर वो सिर्फ लोग उस जगह में उसे देख ही रहे थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी आगे बढ़ने की। इसके बाद आयरनाइट अपनी स्वॉर्ड से प्रिंसिपल के स्टमक में मारने लगता है, जिस पर कि प्रिंसिपल उस जगह में मरने लगता है धीरे धीरे करके। वो उसे तब तक घोप रहा होता है जब तक कि प्रिंसिपल पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता, और जब उसे ऐसा लगता है कि प्रिंसिपल मर चुका है वो उसे फेंक देता है और कहता है कि फाइनली अपोकलिप्स के वो 4 नाइट्स में से एक नाइट खत्म हो चुका। इससे पहले वो चारों के चारों एक साथ मिल जाते। यहाँ वो वापस से अपने रिचुअल में लग जाता है। दूसरी तरफ हम नेशन को देखते हैं जो कि प्रिंसिपल को पकड़कर रो रहा होता है। वो एक लास्ट कोशिश करता है प्रिंसिपल को अपनी बनाई हुई मेडिसिन पिलाने के लिए, लेकिन अब जैसा कि वो मर चुका था वो उस मेडिसिन को नहीं पी रहा होता है। उसी वक्त आना बीच में आकर अपने मुंह से उसे दवाई पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन तब भी कोई फायदा नहीं होता। जब उन लोगों को ऐसा लगता है कि वो वाकई में मर चुका है और वो लोग पूरी की पूरी उम्मीद हार जाते हैं, उसी वक्त प्रिंसिपल की बॉडी से एक मिनीज निकलता है और वो बताता है कि प्रिंसिपल अभी पूरी तरीके से मरा नहीं है। इस बात को आयरनाइट भी सुन चुका था और वो कहता है कि आखिर ये बच्चा हर बार बच कैसे जाता है, इसलिए वो उसे खत्म करने के लिए एक बार फिर से अपने क्रॉस को उसके ऊपर अटैक के लिए भेजता है। लेकिन नेशन बीच में आकर प्रिंसिपल को बचा लेता है, लेकिन इस अटैक से नेशन मरता नहीं है, क्योंकि नेशन के पॉइजन की वजह से आयरनाइट के इस अटैक की जो पावर थी वो काफी ज्यादा वीक हो चुकी थी। आयरनाइट उस जगह में नेशन से कहता है कि तुम इस बंदे को इस जगह में छोड़कर भाग जाओ, मैं तुम्हें लास्ट चांस दे सकता हूँ, लेकिन नेशन इस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। यहाँ दूसरी तरफ आना भी रोते रोते उस जगह में आयरनाइट के साथ लड़ रही होती है, लेकिन आयरनाइट वीक होने के बावजूद भी आना को उस जगह में हरा रहा था। वो आना को उस जगह में एक न्यू हायर कट भी दे देता है। जब वो दोनों के दोनों आपस में लड़ ही रहे होते हैं, दूसरी तरफ हम प्रिंसिपल को देखते हैं जिसके मिनीज और उसका मैजिक धीरे धीरे करके ग्रो होने लगता है और अब वो प्रिंसिपल की बॉडी से बाहर आकर बाहर निकलने लगता है, जिसे देखकर उस जगह में आयरनाइट काफी ज्यादा हैरान होता है। उसी वक्त डोमिनियन भी आ जाता है और कहता है कि तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने दोस्तों को इतनी मुसीबत की
घड़ी में छोड़कर जाऊंगा। लेकिन वो देखता है कि लगता नहीं है अब मुझे इनकी मदद करनी पड़ेगी, तो सीधा प्रिंसिपल उस जगह में जिंदा हो जाता है और आयरनॉइड से कहता है कि आज तो मैं तुम्हें खत्म करके ही रहूंगा। दूसरी तरफ हम सिटी में उन्हीं मॉन्स्टर्स के लीडर को देखते हैं, जो कि मॉन्स्टर्स को ऑर्डर दे रहा होता है कि जल्द से जल्द इन सारे लोगों को मार कर इन्हें सेक्रीफाइस कर दो, क्योंकि आज कुछ भी हो जाए आयरनॉइड उस कफन की पावर्स को एक्टिवेट कर ही रहेगा। यहाँ वो मॉन्स्टर जैसे ही इंसानों को खाने वाला होता है, उसी वक्त वो धूल में बदल जाता है और हमें मालूम पड़ता है कि इन सब के पीछे एक बंदा है जिसके हाथों में काफी सारे नाइफ्स हैं, और ये वही बंदा है जो कि दूर से इस सिटी को पहले देख रहा था और अब ये भी मैदान में उतर चुका है। इसी के साथ ये भी यहीं पर एंड होता है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय।